हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक होंगे आप लोग? तो आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक आपके सामने है सेल डिवीज़न। और सेल डिवीज़न में जिस टॉपिक को अपन लोग आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो क्या है? सेल साइकिल। सबसे पहले बात तो सेल साइकिल क्या होता है। तो देखो बेटा, जिस पॉइंट से अपन स्टार्ट करते हैं अगर उसी पॉइंट के ऊपर अपन एक सर्कल पूरा करके वापस लौटते हैं तो वो क्या हो जाता है? एक कंप्लीट साइकिल हो जाता है। और यहाँ जिस चीज़ को डिस्कस करें साइकिल में वो क्या है बच्चों? सेल है। ओके, देखिए इस बार एक क्वेश्चन आया था नीट के अंदर सेल साइकिल को लेकर के, और वो किसके बारे में पूछा हुआ था? ज़ीनोड फेज के बारे में। उसमें लिखा हुआ था कि सम सेल्स जो कि डिवाइडिंग फेज में होती है वो सेल साइकिल को एग्जिट कर देती हैं और कहाँ पहुंच जाती हैं? क्यूसेंट फेज में पहुंच जाती हैं। और उसके अंदर ये पूछा हुआ था कि जो ये ज़ीनोड फेज है ये सेल साइकिल की किस फेज से एंड में एग्जिट होती है। तो सबसे पहले तो ये समझना होगा हम लोगों को कि सेल साइकिल में कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो चलो इसी चीज़ को अपन लोग डिस्कस करते हैं। ओके, देखिए ये सेल साइकिल के अंदर मैं अगर आप लोगों को समझाऊं तो ध्यान से देखना आप लोग। देखिए यहाँ पे ये सेल साइकिल है पूरा। इस सेल साइकिल को अपन दो पार्ट में बेसिकली डिवाइड करते हैं, और दो पार्ट में सबसे पहला पार्ट जो होता है वो होता है बच्चों इंटरफेज। जो फर्स्ट पार्ट होगा उसको अपन बोलते हैं इंटरफेज, एंड द सेकेंड वन इज एम फेज। ओके, एक्चुअली एम फेज का मीनिंग जो है वो डिवाइडिंग फेज होता है, या फिर माइटोसिस बोल सकता हूँ। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एम फेज मीन्स माइटोसिस। ओके, इंटरफेज बेसिकली डिवाइड इनटू थ्री मेन पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज G1 phase, which is also called gap 1 phase. The second one is S phase and also known as synthesis phase, and the third one is G0 phase and also known as gap 2 phase. Okay, so interphase divided into three main parts: G1 phase, S phase and G2 phase. Okay, now see this diagram. This is G1 phase. G1 phase is the longest phase of cell cycle. Okay, G1 phase के बाद में जो सेल है वो चली जाती है किसके अंदर? वो चली जाती है S phase के अंदर। देन S phase के बाद में जो फेज आती है उसको अपन बोलते हैं G2 phase. ओके, देन G1, S एंड G2। अगर आप लोग यहाँ डायग्राम में देख पा रहे हैं तो G1 को मैंने देखो बहुत बड़ा पार्ट दिया है, देन इससे छोटा पार्ट S को दिया है, और सबसे छोटा पार्ट मैंने किसको दिया है? G2 को दिया है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पार्ट है वो क्या होगा बेटा? वो होगा इंटरफेज। ओके, ये वाला पार्ट है जो क्या होगा? इंटरफेज होगा। और जो ये रिमेनिंग पोर्शन जो बच गया है वो होता है एम फेज। वो क्या होगा बेटा? वो होगा एम फेज। ऑल क्लियर? ओके, सो ये दो पार्ट में जिसको अपन ने डिवाइड कर रखा था इंटरफेज एंड व्हाट? एम फेज। तो इंटरफेज के तीन पार्ट हो गए हमारे पास में G1, S एंड G2। G1, S एंड G2। ओके, अब यहां पे एक बात समझने की है, वो क्या है? देखिए एक बात आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए, वो क्या? कि डिवाइडिंग सेल, यहां ध्यान से देखना, मैं यहां समझाता हूं। मैंने कहा कि जो डिवाइडिंग सेल जो है, डिवाइडिंग सेल का मीनिंग है जो सेल कंटिन्यूसली क्या कर रही है? डिवीजन कर रही है। वो ऑलवेज पार्ट ऑफ क्या होगी? वो ऑलवेज पार्ट ऑफ सेल साइकिल। इट मीन्स सेल G1 फेज में नॉर्मली क्या करती है? तो याद रखने की बात है कि सेल जो है वो G1 फेज में क्या करती है? ग्रोथ करती है। ओके, इस G1 फेज को अपन लोग रेस्टिंग फेज बोलते हैं। क्या कहेंगे? रेस्टिंग फेज बोलते हैं किसको? G1 फेज को। बट एक्चुअली रेस्टिंग फेज है नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि ये ग्रोथ कर रही है। ग्रोथ करने का मीनिंग क्या हुआ कि नॉर्मली जो G1 फेज है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी। क्या होगी? मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज है। और आप खुद समझ सकते हो अगर मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज है तो मैं इसको रेस्टिंग कैसे बोल सकता हूँ? बट इसलिए रेस्टिंग फेज बोल दिया कि यहां पे जनरली इस फेज के अंदर सेल को डिवाइड करने वाला ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता है। आपको एक बात यहां पे एक और क्वेश्चन में सोल्व करा देता हूं कि अगर इंटरफेज और एम फेज में ये पूछ लिया जाए कि मोस्ट ड्रामेटिकली फेज कौन सी होगी, तो याद रखिएगा हमेशा कौन सी होगी? एम फेज होगी। मोस्ट ड्रामेटिकली, बहुत सारा ड्रामा करती है कौन? एम फेज। एक बात और दिमाग में रखने की बात है कि अगर 100% टाइम है, एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा 100%,
एक टाइम है। तो 100% टाइम में से 95% जो ड्यूरेशन होगा टाइम का, वो सेल किस में रहेगी, इंटरफेज में रहेगी, एंड रिमेनिंग ओनली 5% टाइम किस में रहेगा, एम फेज। तो आप यहां समझ सकते हैं कि इतने से कम, इतने से शॉर्ट टाइम पीरियड में भी सेल क्या करती है, बहुत सारे ड्रामेटिकली चेंज करती है। ड्रामेटिकली चेंज का मीनिंग ये था एक्चुअली कि इस फेज में सेल कोई सिंथेसिस नहीं करती। हालांकि ये एक बात गलत होगी कि सिंथेसिस नहीं करती है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि सेल यहां पे कोई सिंथेसिस नहीं करती है। सेल सिंथेसिस का काम कहां पे होता है, तो एक्चुअली सिंथेसिस का काम यहां पे एस का मीन सिंथेसिस है, वैसे तो मैंने ये बोला था। और सिंथेसिस का मीनिंग यहां पे एक्चुअली में किससे होता है, डीएनए रेप्लिकेशन से होता है। बट एक बात और बता दूं आप लोगों को कि सिंथेसिस का मीनिंग सिर्फ डीएनए रेप्लिकेशन ही नहीं होता है। डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ आरएनएज रिक्वायर्ड होते हैं। रेप्लिकेशन होने के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ आरएनएज इसलिए होना जरूरी है क्योंकि आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन होगा, सॉरी आरएनए खुद डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन से बना है, और आरएनए का आगे क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा। ट्रांसलेशन से क्या बनेंगे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स बनेंगे। देन वो जो प्रोटीन्स हैं बेटा, वो आगे जाकर क्या बनाते हैं, फोल्डिंग करते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी फोल्डिंग के थ्रू क्या बनाते हैं, एंजाइम्स का फॉर्मेशन करते हैं, और वो एंजाइम्स जो हैं इस डीएनए रेप्लिकेशन में क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। इट मीन्स ये जो एंजाइम्स बनेंगे वो कहां पे बनेंगे, जीवन फेज में बनेंगे। इसलिए जीवन फेज को मैंने यहां पे क्या लिखा है, ग्रोथ फेज। इट मीन्स सेल मेटाबॉलिकली क्या होगी, एक्टिवेट होगी, और वो सब चीजें बनाएंगी जो आगे की फेजेज में क्या होंगी, यूज होंगी। आगे की फेज का मीनिंग लाइक एस फेज हो गया है, लाइक एम फेज हो गया है। एम फेज में मैंने कहा कुछ सिंथेसिस नहीं होता है, एक्चुअल में जो भी काम होता है किसका, फॉर्मेशन का, प्रोडक्शन का, वो सारा का सारा काम किसके अंदर होता है, इंटरफेज में होता है। चाहे से डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम्स हो, चाहे से आरएनए हो, चाहे से प्रोटीन्स हो। वो प्रोटीन्स जो माइटोसिस के अंदर या मियोसिस के अंदर क्या होते हैं, यूज आते हैं, वो सारे के सारी चीज़ें कहाँ पे बनाई जाती हैं, वो इंटरफेज के अंदर बनाई जाती हैं। अच्छा, एम फेज में होता क्या है, तो एम फेज में नॉर्मली क्या होगा, जो क्रोमोसोम होते हैं, क्या होते हैं बेटा, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, उन क्रोमोसोम्स को क्या किया जाता है, जो क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर होता है उसको डिवाइड किया जाता है, ताकि डॉटर सेल में जो क्रोमोसोम का नंबर है वो इक्वली क्या हो सके, डिस्ट्रीब्यूट हो सके। एग्जाम्पल के लिए आप सभी लोग जानते हो कि आपके अंदर 2n इक्वल्स टू कितना है, आप सब लोग जानते हैं कि 46 होता है। 46 का मीनिंग मैं ये लिख सकता हूँ 23 पेयर होते हैं, और 23 पेयर का मीनिंग यहाँ पे समझिएगा आप लोग कि 23 क्रोमोसोम हमें ममा से मिले हैं, एंड 23 क्रोमोसोम अपने को पा मीन्स फादर से मिले हैं। ओके, अब वो जो 23 पेयर क्रोमोसोम हैं, उन 23 पेयर क्रोमोसोम के अंदर क्या होगा, यहाँ पर रेप्लिकेशन होगा उनके डीएनए में। ऑल क्लियर। अब जब सेल डिवीजन करेगी तो आप लोग सब जानते हो कि जब सेल में डिवीजन होता है थ्रू माइटोसिस, तो माइटोसिस के थ्रू क्या होता है, 2 डॉटर सेल बनती है। दोनों डॉटर सेल में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर 2n ही रहता है, और इसके लिए रेस्पॉन्सिबल एक्चुअली कौन होगा, वो एम फेज होगा। बट इस एम फेज की प्रिपरेशन कहाँ हुई है, वो इंटरफेज में हुई है। इस बात को आपको याद रखना चाहिए। ओके, मैंने अभी फिर से रिपीट करना है, मैंने बोला था कि ये जी नोट फेज, अभी मैंने बोला था क्वेश्चन को लेकर के, उस क्वेश्चन के ऊपर वापस आते हैं। मैंने कहा कि अगर सेल हमेशा डिवाइडिंग फेज में रहती है तो डिवाइडिंग फेज का मीनिंग क्या हुआ कि वो हमेशा किस में रहेगी, सेल साइकिल में रहेगी। और अगर सेल साइकिल से सेल बाहर निकल गई है तो बाहर निकलने का मीनिंग क्या हो गई, वो सेल साइकिल से एग्जिट हो गई है, बाहर निकल गई है। ओके, और बाहर चली गई तो उसको अपन बोलते हैं क्यूसेंट फेज। क्यूसेंट का हिंदी में मीनिंग होता है शांत अवस्था। शांत का मतलब ये है कि उसमें यहां होने वाली कोई, यहां जैसे एक्टिविटीज होती है वैसे एक्टिविटीज उस सेल के अंदर नहीं होगी, बट फिर भी सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है। याद रखिएगा, याद रखिएगा। एग्जाम्पल आपको बहुत एक कॉमन एग्जाम्पल आप लोगों को देता हूं मैं, कि आप सब लोग प्लांट्स के बारे में जानते हैं, और प्लांट्स में नॉर्मली एक टिश्यू होता है जिसको अपन बोलते हैं सिंपल टिश्यू, और सिंपल टिश्यू में एक कॉमन एग्जाम्पल है पेरेनकाइमा। ओके, पेरेनकाइमा वो टिश्यू है विच एग्जिट द सेल साइकिल एंड प्रेजेंट इन जी नोट फेज। ओके, जी नोट फेज में सेल क्यों आती है, क्योंकि सेल को कुछ स्पेसिफिक फंक्शन करने होते हैं। क्या करने होते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन करने होते हैं। जो पेरेनकाइमा होता है वो क्या करता है, तो उस पेरेनकाइमा के मेनली 3 फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट फंक्शन है फोटोसिंथेसिस करना, सेकेंड फंक्शन है सिक्रीशन करना, थर्ड फंक्शन है फूड स्टोरेज करना।
ओके ये काम तभी हो सकते हैं जब वो सेल क्या होगी, सेल साइकिल से बाहर निकल जाएगी, क्योंकि अगर यहीं बिजी रहेगी तो सेल को जो स्पेसिफिक फंक्शन करने वो नहीं कर पाएगी। स्पेसिफिक फंक्शन करना है अगर सेल को तो उसे यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, और निकलेगी जब, तब उसको अपन ने क्या बोल दिया, जी नोट फेज बोल दिया है। आई थिंक ये बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी। अब इस बात पे गौर करना कि सेल जो है वो एग्जिट कहाँ से होगी, एग्जिट कहाँ से होगी, तो वहाँ ऑप्शन में हम लोगों के पास में दे रखा है कि G1 फेज, ऑप्शन में दे रखा हम लोगों के S फेज, ऑप्शन में दे रखा हम लोगों के M फेज। अब यहां पे क्वेश्चन के ऊपर गौर करना था कि वो पूछ रहा है कि एंड ऑफ, वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि एंड ऑफ। तो अगर एंड ऑफ की बात करता हूं यहां पे, तो याद रखना, अगर मैं सोचना यहां पे अगर G1 के एंड की बात करता तो बेटा वो तो कहां पहुंच गया है, वो एस पेज के अंदर बात कर रहा है। और यहां पे तो एक ट्रिगर पॉइंट होता है जिसको अपन कंट्रोल पॉइंट बोलते हैं, G1S, यहां तो पॉसिबल नहीं है। तो एक्चुअल में याद रखने की बात है कि जब तक सेल डिवीजन कर रही है, डिवीजन का मीनिंग G1S G2M, देन अगेन किस में आ गई, G1 में आ जाएगी। तो यहां पे फिर से तैयारी शुरू हो जाएगी किसकी, यहां होने वाले काम की। यस और नो, तो सेल को फिर तो सेल बिजी हो गई वापस अपने कामों के अंदर, यहां वाले कामों के अंदर, जबकि उसको तो स्पेसिफिकेशन करना है। तो इसका मीनिंग होगा कि सेल अगर जी नोट में जाएगी तो याद रखने की बात है कि एम फेज से निकलते ही कहां चली जाएगी, वो जी नोट फेज में चली जाएगी। याद रखना, एंड ऑफ एम फेज, ये आंसर था उस क्वेश्चन का, याद रखिएगा आप लोग। नॉर्मली यहां एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि जी नोट फेज में अगर कोई सेल है तो अगेन वो कहां एंटर होगी, तो यहां फिर मत कर देना आप लोग एम फेज, क्योंकि यहां पे आंसर अपने पास में क्या था, एम फेज। यहां ये पूछ रहा था कि जी नोट फेज जो है वो किस फेज के एंड से बाहर निकलती है, तो एम फेज के एंड से बाहर निकलेगी। बट अगर सेल को अगेन डिवीजन करना है, क्योंकि उसमें इंजरी हो गई है, और सेल की इंजरी रिकवर कब होगी, जब वो कहां पे चली जाएगी, वापस से डिवाइडिंग फेज में, डिवाइडिंग फेज मीन्स सेल साइकिल में चली जाएगी, तभी ये काम हो सकता है। और यहां पे याद रखना होगा कि जी नोट फेज को अगर दोबारा से एंटर करना सेल साइकिल में, तब आंसर हमारे पास में क्या आएगा, याद रखिएगा कौन सा आएगा आंसर, G1 में। मीन सेल अगर डिवीजन दोबारा करेगी तो कहां चली जाएगी, G1 फेज में चली जाएगी। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ओके, इसका और एग्जाम्पल अगर ह्यूमन की बात करूँ तो जो कार्डियक सेल्स होती हैं वो भी नॉर्मली किसके अंदर होती हैं, वो जी नोट फेज में होती है। बट अगर कोई इंजरी हुई है तो उसको हील करने के लिए सेल को दोबारा से डिवीजन करना होगा। और मैंने पहले बोला कि जी नोट का मीनिंग क्या हुआ, क्यूसेंट फेज, सेल में डिवीजन जैसी कोई कैपेबिलिटी नहीं है, उसने टेम्परेरी क्या कर दिया है, लॉस कर दिया है कैपेसिटी ऑफ डिवीजन। ओके, देन सेल को अगर हील करना है, उसमें ज़रूरत है किसकी, इंजरी को हील करने की, तो सेल जी नोट से वापस किस में आएगी, G1 फेज में आएगी। ऑल क्लियर। तो यहाँ G1 से S में, देन G2 में, देन M में, तो हील हो जाएगा, देन अगेन सेल क्या हो जाएगी, यहाँ से बाहर निकल जाएगी। ओके, इस बात को याद रखिएगा आप लोग। तो चलो टॉपिक पे वापस आते हैं हम लोग। तो G1 फेज में नॉर्मली क्या हुआ, सेल ने ग्रोथ की, और ग्रोथ का मीनिंग क्या था यहाँ पे कि सेल जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ RNA बनाती है। RNA बेसिकली 3 टाइप होते हैं, अगर उनके नाम बोलो तो एक होता है mRNA जिसको अपन मैसेंजर RNA बोलते हैं, एक होता rRNA जिसको राइबोसोमल RNA बोलते हैं, और एक होता tRNA जिसको ट्रांसफ़र RNA बोलते हैं। ओके, ये चीज़ें, ये काम क्या करते हैं, तो इसको, इन चीज़ों, ये तीनों RNA काम क्या करते हैं, तो इनके काम, इनके फंक्शन के बारे में हम लोग CBSE क्लास 12th की जो अपने पास में NCERT है उसमें लेसन नंबर 6 जो है उसमें RNA वर्ल्ड के नाम से टॉपिक है, जिसमें अपन डिफरेंट काइंड ऑफ RNA के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, जैसे मैं बेसिकली कहूँ तो rRNA राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है, mRNA क्या करता है, mRNA में DNA के क्या होते हैं, इन्फॉर्मेशन होती है, इसलिए तो मैसेंजर बोला अपन ने उसको, DNA की इन्फॉर्मेशन होती है, उन इन्फॉर्मेशन को tRNA राइबोसोम के साथ मिलकर के क्या करता, रीड करता, जिसकी के अकॉर्डिंग क्या होंगे, अमीनो एसिड अरेंज होते हैं, और अमीनो एसिड की अरेंजमेंट की वजह से क्या बनता है बेटा, प्रोटीन बनता है जो बॉडी को रिक्वायर है। जैसे अपनी बॉडी में डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स हैं, अपने बॉडी का जो स्केलेटल है, स्केलेटल मीन्स मैं उस स्केलेटन की बात नहीं करता हूँ जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है, मैं उसके अलावा स्केलेटन की बात कर रहा हूँ। जैसे सेल्स है, उनकी मेम्ब्रेन है, सेल ऑर्गेनल है, उनके मेम्ब्रेन्स हैं, यस और नो, डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम्स हैं, है ना, ये सभी किसके बने होते हैं, प्रोटीन्स के बने होते हैं। ये प्रोटीन्स कहाँ से आया है,
ये प्रोटीन अमाइनो एसिड के जोड़ने से आया है, लेकिन इन अमाइनो एसिड को स्पेसिफिक सीक्वेंस में जोड़ने का काम किसने किया? तो वो राइबोसोम ने टीआरएनए की हेल्प से किया है। बट ऐसे कैसे कर देगा? क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो डीएनए के पास, तो डीएनए की इन्फॉर्मेशन कौन लेके आया? एमआरएनए लेके आया है। ओके, उस एमआरएनए को रीड किया, फिर उसी के अकॉर्डिंग क्या किया? अरेंजमेंट किया है। तो बॉडी को जिस वक्त जिस प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, डीएनए उसी तरीके का क्या करता? अपना मैसेज सेंड करता थ्रू एमआरएनए। ओके बेटा, तो ये हमारे पास में जीवन फेज की बात थी। जीवन फेज में मैंने बोल दिया आप लोग को, यहाँ पे ग्रोथ करेगी, सेल का साइज क्या होगा? छोटे से बड़ा हो जाएगा। ओके, बड़ा होने का कारण क्या होगा? डिफरेंट काइंड ऑफ रिक्वायर्ड जो मैटर होगा उसको यहाँ पे एक्यूमुलेशन किया जाएगा, एक्यूमुलेट किया जाएगा, क्योंकि वो चीज़ें आगे यूज आएगी। ओके, देन एस फेज की बात करूँ तो मैंने यहाँ पे लिखा है क्या कि एस फेज में क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। इस बात को आपको हमेशा याद रखना है। डीएनए रेप्लिकेशन के अलावा यहाँ पे एक और बात है, वो है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं, उन हिस्टोन प्रोटीन्स का भी इसी फेज के अंदर क्या होगा? डुप्लीकेशन होता है, सिंथेसिस होता है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो क्या है कि जो साइटोप्लाज्म होता है, देखो ये काम तो डीएनए रेप्लिकेशन का काम तो कहाँ पे होगा? यस, कहाँ पे होगा? ये तो होगा न्यूक्लियस के अंदर। बट हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, और प्रोटीन्स हमेशा साइटोप्लाज्म बनते हैं, याद रखिएगा। क्योंकि जो एमआरएनए था वो न्यूक्लियस में बन के कहाँ चला जाता है? वो साइटोप्लाज्म में चला जाता है। ओके, और वहाँ पे जा करके उसका क्या होगा? ट्रांसलेशन होगा, तब जाके प्रोटीन्स बनेंगे। इट मीन्स इन प्रोटीन का डुप्लीकेशन भी कहाँ होता है? वही साइटोप्लाज्म में। और यहाँ पे एक और टर्म लिख रहा हूँ, वो है सेंट्रियोल। क्या बोला बच्चों? वो है सेंट्रियोल। और सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन है वो भी इसी एस फेज के अंदर होता है। तो ये 3 इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन, एस फेज, जो सब लोग जानते हैं। बट इन 2 चीज़ों को लेकर के बड़ा कन्फ्यूजन होता है। वो आपको याद रखना है कि हिस्टोन प्रोटीन जो हैं और जो सेंट्रियोल हैं, ये डबल कहाँ होते हैं? ये एस फेज में होते हैं। अच्छा, एक बात और याद रखनी है कि सेल के अंदर देखे साइटोप्लाज्म में डिफरेंट काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, आप लोग सभी जानते हैं। लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है, प्लांट सेल के रेस्पेक्ट में वेक्यूल वगैरह हो गई हैं। यस और नो? अब यहाँ पे एक बात और समझनी है कि इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया है। मोस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनल डुप्लीकेट इन जीवन फेज। मोस्ट ऑफ, नॉट ऑल, मोस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनल आर डुप्लीकेट इन जीवन फेज, बट सम आर डुप्लीकेट इन G2 फेज। याद रखिएगा, G2 फेज में क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट लाइक सेल ऑर्गेनल्स हैं, वो यहाँ पे क्या होंगे? अपने आप को डुप्लीकेट करते हैं। किस फेज के अंदर? तो याद रखना वो कौन सी फेज है? वो है G2 फेज। ओके, और एक सेल ऑर्गेनल मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, सेंट्रियोल की बात कर चुका हूँ। तो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कहाँ होगा? एस फेज में होगा। बट कहाँ होगा? न्यूक्लियस में या साइटोप्लाज्म में? बोलिए। यस, कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में होगा। ओके, अब G2 फेज की बात करता हूं तो मैंने अभी आप लोगों से बोल दिया कि यहाँ पे सेल ऑर्गेनल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इनका क्या होगा? डुप्लीकेशन होगा। एक बात तो ये याद रखने की, इसके अलावा भी यहाँ ट्रांसक्रिप्शन भी होता है और यहाँ ट्रांसलेशन भी होता है। ट्रांसलेशन की इसके थ्रू प्रोटीन्स बनते हैं। प्रोटीन्स का एक एग्जांपल आपको याद रखना है। और प्रोटीन्स में मैंने बोला यहाँ पे ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, और ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन जो है याद रखना, ये बनाता है साइटोस्केलेटन। एक्चुअली साइटोस्केलेटन कौन बनाता है? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन बनाता है। बट यहाँ के रेस्पेक्ट में देखो तो ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन जो होगा वो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा? स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करेगा। और वो स्पिंडल फाइबर जो है एम फेज के अंदर क्रोमोसोम को डिवाइड करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। इस बात का आप लोगों को याद रखना है। ओके, तो आज का टॉपिक अपन यहीं तक डिस्कस करेंगे, फिर अगली क्लास लेंगे अपन, कुछ और नया टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, आपको ये क्लास मुझे लगता है अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास बहुत अच्छी लगी है तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, लाइक करना वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ में इसको ज़रूर शेयर करना। और अपना जो जियोम ऑनलाइन जो ग्रुप है, फेसबुक के ऊपर भी है और यूट्यूब के ऊपर भी है, दोनों का आप लोग लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ओके, और कमेंट्स करना मत भूलना।